खबरें रोज़ बहुत सारी तकलीफ़ दे रहती हैं, नकारात्मक रहती हैं, खराब बुरी खबरें रहती है। माना जाता है कि बुरी खबरें अधिक बिकती हैं। इस बीच में अगर कोई अच्छी खबर मिलती है तो वो एकदम से अलग दिखने लगती है। ऐसी ही एक खबर झारखंड के राजभवन से निकल कर आ रही है। आदिवासी प्रदेश है झारखंड, गरीब लोग बसते हैं वहाँ पर, लेकिन राजभवन राजभवन होता है। राज्यपाल की एक गरिमा कही जाती है लोकतंत्र में। हालांकि मैं इसको कभी नहीं समझ पाया कि गरीबों के देश में किसी ओहदे की गरिमा क्या होनी चाहिए। उसकी गरिमा किफ़ायत होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। शान शौकत किसी की गरिमा कैसे हो सकती है? गरीबों के समंदर में क्या कोई शान शौकत का टापू सम्मान पा सकता है? लेकिन होता है हिंदुस्तान में, हम पूरे देश में, प्रदेशों में जगह जगह देखते हैं कि जब जिसकी बारी आती है, जब जिसको मौका लगता है, वो सरकारी गंगा में हाथ धोने में कोई पीछे नहीं रहते। बहुत सारे लोग सहूलियतें जुटा लेते हैं, बहुत सारे लोग फिजूल खर्च करते हैं, उनके आसपास के लोग तक उस गंगा में नहाने लगते हैं। लेकिन ऐसे में ही झारखंड में राजभवन में अभी अभी एक राज्यपाल पहुँचे हैं। सीपी राधाकृष्णन नाम है उनका। ये तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, खाँटी आरएसएस के हैं, और मोदी ने उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया है। इसके पहले वो 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि एक राज्यपाल क्या किसी राजभवन के तौर तरीक़ों में, क्या वहाँ की गरिमा में कोई बहुत फेरबदल कर सकते हैं कि बंद गले का कोट बूट, इससे परे कुछ नहीं हो सकता। राजभवन में जो दरबार हॉल कहीं कहाता है, कहीं ऐसा ही कोई और शाही नाम रहता है, क्या उसके कार्यक्रमों से परे भी राज्यपाल कुछ कर सकते हैं? लेकिन ये राज्यपाल थोड़े से अलग हैं, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। इन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद जितने गैर जरूरी लोग वहाँ पे रखे गए थे उनको सबको हटा दिया, कहा उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं आज सुबह देश के एक बड़े अखबार भास्कर की एक रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अभी तक अपना पीए भी नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने अपने एक किसी परिचित को शिक्षा सलाहकार बनाया है। वो बिना तनख्वाह के, बिना भत्ते के काम करेंगे। जितने दिन वहाँ रहेंगे बस उतने दिन उनके रहने खाने का इंतज़ाम राजभवन करेगा। ऐसा उनके बारे में इसी अखबार की रिपोर्ट में है कि उनकी पत्नी या परिवार के लोग अगर वहाँ आते हैं झारखंड, रांची, तो वो खुद टिकट कटाते हैं उनकी, जबकि राज्यपाल का परिवार पात्रता रखता है शायद ऐसे खर्च की। अपने मोबाइल का बिल भी खुद भरते हैं। ऐसी सादगी की बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। पढ़ के अच्छा लगा कि आज के वक्त में सारा मौका रहते हुए किसी राज्य की सरकार राज्यपाल के बहुत सारे खर्चों के बारे में कभी मना नहीं करती। झारखंड की सरकार भी मना नहीं करेगी। और पिछले राज्यपाल वहाँ के जो थे, वो छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर सांसद रहे हुए रमेश बैस जी वहाँ राज्यपाल थे झारखंड में। उनके रहते हुए मुख्यमंत्री के बारे में चुनाव आयोग से एक कोई आदेश या फैसला या चिट्ठी आकर वहाँ महीनों से रखी हुई है, जिसको लेकर एक संदेह के बादल छाए हुए थे झारखंड मुख्यमंत्री के भविष्य पर। तो ऐसे में कौन सा मुख्यमंत्री है जो राजभवन के मनमानी खर्चों पर भी मना करे? आमतौर पर नहीं करते, शिष्टाचार में सब हाँ कह देते हैं। सरकार पैसा जारी कर देती है राजभवन के लिए। तो मैंने जब देखा कि ये तमिलनाडु से आए हुए हैं राधाकृष्णन, तो मैंने दिल्ली में मेरे एक बहुत पुराने और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आर राजा गोपाल, उनको मैंने फ़ोन लगाया। वो तमिलनाडु के हैं, और आपने अगर अंग्रेज़ी टीवी चैनलों पर तमिलनाडु की राजनीति पर, चुनाव पर कोई भी विश्लेषण देखे होंगे तो उनमें सबसे बड़े चैनलों में राजा गोपालन रहते हैं, अनिवार्य रूप से रहते हैं, महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट हैं वहाँ के। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ,
इनसे अभी झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद दिल्ली में तमिल दिवस का या तमिल भाषा का कोई ऐसा एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें इनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि वो अगले 100 दिन झारखंड पर ही पूरा ध्यान लगाने वाले हैं और तमिलनाडु भी नहीं जाएंगे 100 दिन। ऐसा ही कुछ उन्होंने बतलाया मुझको। ये बात घूमते घूमते आई है, तो हो सकता है ज़रा सी ऊपर नीचे हो, लेकिन ऐसा ही मुझको पता लगा। तो ये राज्यपाल 100 दिन के लिए वहाँ ऐसे रहने वाले हैं कि वो अपने गृह प्रदेश भी नहीं जाएंगे। अब ऐसा क्यों करने वाले हैं, इसका जवाब मुझको इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में मिला, जिसमें राज्यपाल एक गांव गए हुए हैं। उस गांव में ज़मीन में बैठकर वहां बांस का काम करने वाले लोगों के बीच उनसे बात कर रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, जिनको हम बसोड़ कहते हैं, ऐसे बांस का काम करने वाले लोग। वहाँ उन्होंने कहा कि वो 5 साल के इस कार्यकाल में झारखंड की हर पंचायत तक जाएंगे। महीने में 10 दिन वो केवल पंचायतों का दौरा करेंगे, गांव-गांव जाएंगे। 4354 पंचायतें हैं वहाँ पर झारखंड में। उन्होंने संख्या बतलाते हुए कहा कि वो अपने कार्यकाल में इनमें से हर पंचायत में जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई गवर्नर शान शौकत में भी वक्त गुजार सकते हैं, बड़े बड़े जलसों में वक्त गुजार सकते हैं, राजभवन के दरबार हॉल में वक्त गुजार सकते हैं, राज्य में आने वाले बड़े बड़े अतिथियों से मिलकर संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन ये एक गवर्नर ऐसा दिख रहा है जो सादगी को अपना रहा है, किफ़ायत से काम कर रहा है, जो गांव-गांव जाने की बात कर रहा है, जनता की सेवा करने की बात कर रहा है। इन्होंने एक बात और कही कि ये मैं अंग्रेज़ों का गवर्नर नहीं हूँ यहाँ पर जो राज करने के लिए आया हूँ, मैं हिंदुस्तानी लोकतंत्र का राज्यपाल हूँ यहाँ पर जो जनता की सेवा करने के लिए आया है। इसलिए भी मैं राजभवन के भीतर नहीं बैठे रहूँगा, मैं गांव-गांव तक जाऊँगा। ये बातें अमल में कितनी आती हैं, वो कितने खरे उतरते हैं। जो मुझको राजा गोपालन ने जो बतलाया वो ये बतलाया कि ये नेता तमिलनाडु की राजनीति में ईमानदार माना जाता है। तो मुझको लग रहा है कि ईमानदार अगर हैं तो हो सकता है अपनी बात पर भी ईमानदार हों। तो आज के वक्त एक राजभवन में, राजनीति में सत्ता की तमाम सहूलियतों के रहते हुए अगर कोई ऐसी सादगी से काम चला रहा है तो मुझको लगा उसकी चर्चा मुझको आपके सामने करनी चाहिए। हम मवालियों की चर्चा रोज़ करते हैं, सरकारी भ्रष्टाचार की चर्चा रोज़ करते हैं, तो कम से कम नेक काम की भी चर्चा एक दिन तो होनी चाहिए, किसी दिन तो होनी चाहिए। मुझको ये भी पता लगा है कि गवर्नर ने वहाँ पर जो झारखंड के स्थानीय लोग हैं, उनमें से जो लोग झारखंड की रसोई में काम करते हैं, राजभवन की रसोई में काम करते हैं, वो इस बात पर बड़े खुश थे कि 5 दिनों के भीतर उन्होंने इडली वगैरह बनाना सीख लिया, जो कि तमिलनाडु का सुबह के नाश्ते का सबसे पॉपुलर व्यंजन है। तो वो इस बात से संतुष्ट थे कि यहीं के लोगों ने, यहीं झारखंड के ही खाना पकाने वाले लोगों ने ये काम सीख लिया है। उन्होंने झारखंड में एक और राजभवन में हुक्म दिया है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके जूते छुएगा तो वो उसको सस्पेंड कर देंगे। आमतौर पर राज्यपाल को जूते पहनाने के लिए कर्मचारी राजभवन के टूटे पड़े रहते हैं। कुछ राज्यपाल ऐसे रहते हैं जो खुद इशारा करते हैं कि उनको जूते पहनाए जाएं। मैं अधिक दूर की बात नहीं करता, मैं जिस छत्तीसगढ़ से ये बोल रहा हूँ, इसी छत्तीसगढ़ के राजभवन में कुछ बरस पहले वर्दी से निकलकर आए हुए एक ऐसे राज्यपाल थे जो बाहर जाने कहीं तैयार होते थे तो ऐसे चुटकी बजाते थे अपने कर्मचारियों के लिए कि जूते पहनाओ, जूतों की तरफ इशारा करते थे। हो सकता है कि उनकी फ़ौजी ट्रेनिंग के दौरान उनको जूते पहनाने वाले ऐसे मिले हों, लेकिन राजभवन में आने के बाद उनमें सादगी आई हो, विनम्रता आई हो, किफ़ायत आई हो, ऐसा मैंने उनके पूरे कार्यकाल में नहीं देखा। मैंने कई किस्म के राज्यपाल देखे,
मैंने एक भी राज्यपाल ऐसा नहीं देखा जिसने खुद होकर ये कहा हो कि उसके नाम के साथ महामहिम न लिखा जाए। ये ऐसा कहने वाले यहाँ छत्तीसगढ़ में पहले राज्यपाल जो हुए वो इसलिए हुए कि उनके पहले राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने ये कहा कि उनके नाम के साथ महामहिम न लिखा जाए। तो उसके बाद ये मजबूरी हो गई थी देश के बाकी राज्यपालों की भी कि राष्ट्रपति के देखा देखी वो ये सादगी बरतें कि ये सामंती तरीका जो चले आ रहा है महामहिम कहने का, उसको ख़त्म किया जाए। एक राष्ट्रपति ने एक पहल की, कोई संविधान नहीं बदलना पड़ा, कोई कानून नहीं बदलना पड़ा, सरकार की कोई इजाज़त नहीं लगी, पूरे देश में राज्यपालों के लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल बंद हो गया। तो सादगी जो है ये अगर ऊपर से शुरू होती है तो नीचे के लोग चाहे मजबूरी में चाहे उसके देखा देखी जैसे भी हो उस पर अमल करने लगते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जो रांची के राजभवन में किफ़ायत और सादगी के नए पैमाने खड़े कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी भी वहाँ पे आती है तो अपने पैसे से प्लेन का टिकट खरीद कर आएंगी और कुल एक गाड़ी उनको लेने के लिए जाए और कोई गाड़ी न जाए उनको लेने के लिए। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक राजनीति में जितना सामंतवाद घर कर गया है, और मैं एक दूसरा शब्द और इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये असंसदीय शब्द है लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। संसद परहेज करती होगी, इससे मैं परहेज नहीं करता हूँ। जनता के पैसों पे जो अलग अलग जगहों पे हरामखोरी चल रही है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये केवल व्याख्या है एक किस्म के लोगों की, ये गाली नहीं है, ये उनका वर्णन है एक किस्म के लोगों का। जनता के पैसों पर जो लोग हरामखोरी करते हैं उनके बीच में सादगी की अगर ऐसी मिसाल कोई सामने आती है तो इस मिसाल पे बात होनी चाहिए और इस मिसाल को सामने रखकर बाकी लोगों के लिए फजीहत खड़ी करनी चाहिए, जो कि बात बात पर अंधाधुंध पैसा जनता का बर्बाद करते हैं अपनी मर्जी पर, अपनी सनक पर, अपने शौक पर और अपने निजी संबंध निभाने के लिए। तो इस बारे में थोड़ा सोचिए और आपको आने वाले दिनों में इस राज्यपाल के बारे में हो सकता है और खबरें मिले, और जैसा दुनिया में होता है हो सकता है कि आज के उनके दावे, आज की उनकी कही हुई बातें गलत भी साबित हों। उस दिन भी मेरी कही बात सामने आएगी और आपको सोचने का मौका देगी कि इस राज्यपाल ने सपने तो बहुत दिखाए थे, दावे तो बहुत किए थे, लेकिन निकले वैसे ही है। तो ऐसा कहने का हक हमको, आपको, सबको रहेगा। आज मैं इस चर्चा के साथ में इस बात को पूरा इसलिए कर रहा हूं कि आप भी इस बारे में सोच सकें, अपने इर्द गिर्द देख सकें कि राजभवनों के नाम पर, बड़े कोर्ट के जज रहने के नाम पर, मंत्री मुख्यमंत्री रहने के नाम पर, मैं अपने शहर में देखता हूं कि छोटे छोटे से लोग, छोटे छोटे से सत्ता में अगर आ गए हैं तो सायरन लगी हुई पायलट गाड़ी के पीछे चलते हैं, उनके पीछे और एक गाड़ी चलती है। वो अपने आप में किसी जागीरदार, किसी राजा से कम नहीं रहते। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारा आपका पैसा है, ये गरीबों का पैसा है। ये कोई राजभवन, कोई मुख्यमंत्री निवास, कोई प्रधानमंत्री निवास अपने घर से लाए हुए पैसों पे नहीं चलते हैं, ये हमारे आपके पैसों पे चलते हैं। तो हमको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर सच में ही ये किफ़ायत जारी रहेगी तो हमको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी राजनीतिक विचारधारा से आए हुए हों, उससे मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि जो सरकार है वो अपनी विचारधारा के लोगों को जगह जगह मनोनीत करेगी, लेकिन राज्यपाल किस तरह से खर्च करते हैं, मुख्यमंत्री किस तरह से किफ़ायत बरतते हैं। आपको ऐसा ही दूसरा एक मिसाल अगर देखनी हो तो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हुए मनोहर पर्रिकर को देखिए कि स्कूटर उठाते थे अपना साधारण सा पैंट शर्ट पहने हुए, कोई जैकेट नहीं, कोई कोट नहीं, किसी रेस्तरां में चले जाते थे नाश्ता करने के लिए पणजी में। उसी तरह से
फक्कड़ अंदाज में वो रहे। जब वो उनको देश का रक्षा मंत्री भी बनाया गया तब भी वैसे ही रहे। वो फक्कड़ अंदाज में रहे, गरीब अंदाज में रहे, सादगी से रहे। आपसे यही अपील है मेरी कि सादगी को भूल मत जाइए। ये मान के मत चलिए कि सत्ता का अधिकार है फिजूल खर्ची करना। आप ये मान के चलिए कि हमारा अधिकार है कि सत्ता किफ़ायत से जिए। ये गांधी का देश है, ये गरीबों का देश है। यहाँ पे हमको आपको नज़र रखनी है कि किस तरह से किफ़ायत बढ़ती जा सकती है और किस तरह से फिजूल खर्ची की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कल किसी और खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए एक छोटा सा अनुरोध है आपसे, हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारी बातें, खबरों का विश्लेषण, हमारे इंटरव्यू अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर कोई फ़ीस नहीं है। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो हमको कुछ तरह का विश्लेषण करने का मौका उस पर मिलेगा। इसलिए आपसे ये अनुरोध है। तो मैं आपसे कल फिर मिलूँगा किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।